अक्सर ये प्रश्न आता है कि जीपीएफ क्या है या सामान्य भविष्य निधि क्या है। और जब से पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है तब से अक्सर प्रश्न आता है कि सीजीपीएफ क्या है, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि क्या है। तो छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि 1955 जो कि पुराना नियम है चला आ रहा है, लेकिन अभी जैसे कि एनपीएस को बदलते हुए दोबारा पुराना पेंशन में गए हैं और सीजीपीएफ काटने की बात चल रही है, इसीलिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अक्सर आपके एग्जाम में आता है टिप्पणी में कि सीजीपीएफ क्या है, और सीजीपीएफ के संबंध में कैलकुलेशन भी आता है। तो आज हम देखेंगे कि सीजीपीएफ क्या है और सीजीपीएफ के संबंध में कैलकुलेशन। पहले देखते हैं कि अगर आता है कि सीजीपीएफ क्या है, टिप्पणी लिखिए, तो उसमें आपको कितना लिखना है। छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि, तो आप लिखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि, यही 1 अप्रैल 1955 से लागू है। दूसरा, शासकीय कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा हेतु उनसे अंशदान के रूप में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि में कुछ राशि ली जाती है। अगर दो शब्द यहाँ पकड़ें तो भविष्य निधि मतलब शासकीय कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ निधि या अंशदान या राशि लिया जा रहा है। क्लियर है। सामान्यतः परिलब्धियों के 12% से कम नहीं हो सकती, परंतु अधिक अंशदान जमा कराया जा सकता है। जो सामान्य भविष्य निधि की कटौती है वो परिलब्धियों की 12% से कम नहीं होगी, लेकिन शासकीय कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा हेतु इसे ज़्यादा भी कटवा सकता है। इस निधि का संधारण लोक लेखा निधि में होता है तथा महालेखाकार के माध्यम से राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2004 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी तथा 1 अप्रैल 2023 से पुनः छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनने हेतु विकल्प दिया गया, यानी पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से दोनों ही प्रकार के शासकीय कर्मचारी कार्यरत हैं। नवीन अंशदायी योजना के कर्मचारी तथा पुरानी पेंशन योजना जिसको सीजीपीएफ के रूप में अभी हम लोग जानते हैं के कर्मचारी जो निम्न शर्तों के अधीन सीजीपीएफ के हितग्राही और पुरानी पेंशन योजना के हकदार होंगे। शर्त क्या डिसाइड किया गया था कि पहला, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शासकीय सेवक के द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 के साथ संलग्न पत्रक 2 में विकल्प भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा तथा कार्मिक संपदा में इसे अपलोड करना होगा। एक शपथ पत्र गवर्नमेंट ने मांगा कि यह शपथ पत्र आपको भर के देना होगा और उसे आपके कार्मिक संपदा में अपलोड करना पड़ेगा। वो शपथ पत्र क्या था? क्योंकि जो कर्मचारी 2004 के बाद एनपीएस के हितग्राही थे, 10% अपना अंशदान दे रहे थे अपना वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए, उन्हें पुरानी पेंशन योजना या सीजीपीएफ में लाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी। वे शर्तें हैं कि सेवानिवृत्ति उपरांत संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अपने प्राण खाता मतलब एनपीएस खाता में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर उपार्जित लाभांश को शासकीय कोष में जमा करेंगे। तत्पश्चात ही पुरानी पेंशन योजना अर्थात छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होंगे। क्लियर है। पेंशन भुगतान आदेश आदि उनके लिए जारी किया जा सकेगा। ठीक है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के हितग्राही तभी होंगे यदि एनपीएस में जमा शासकीय अंशदान की राशि तथा उस पर प्राप्त ब्याज को वो शासकीय कोष में दोबारा जमा करेंगे, जैसा कि गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। तथा इसका अगला पॉइंट यह है कि 1 नवंबर 2004 के पश्चात तथा 1 अप्रैल 2023 के पूर्व के हितग्राही भी इन शर्तों के तहत पेंशन तथा परिवार पेंशन के हकदार होंगे। तथा छत्तीसगढ़ सरकार ने इस रूल के बाद यानी 1 अप्रैल 2023 के पश्चात जितने भी नवनियुक्त कर्मचारी होंगे सबको पुरानी पेंशन योजना या जीपीएफ के हितग्राही के रूप में रखने का निश्चय किया है। सामान्य भविष्य निधि के थ्योरी में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं कि जैसा कि यह पैसा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जमा किया जा रहा है, मतलब भविष्य में इसे आहरण भी किया जा सकता है। मीन्स सामान्य भविष्य निधि से 3 रूप से आप पैसे आहरण कर सकते हैं। अस्थायी अग्रिम, दूसरा पार्ट फाइनल जिसे कहते हैं, पहला अस्थायी अग्रिम, दूसरा पार्ट फाइनल जिसे कि आंशिक अंतिम विकर्षण कहते हैं, तथा तीसरा फाइनल पेमेंट या अंतिम प्रत्याहरण।
मतलब सामान्य भविष्य निधि से आप भविष्य में इन 3 रूप से पैसे आहरण कर सकते हैं। पहला अस्थायी अग्रिम, दूसरा आंशिक अंतिम विकर्षण या पार्ट फाइनल, और तीसरा फाइनल पेमेंट या अंतिम प्रत्याहरण। फाइनल पेमेंट या अंतिम प्रत्याहरण सामान्यतः रिटायरमेंट के बाद या त्यागपत्र के बाद दिया जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अस्थायी अग्रिम। अस्थायी अग्रिम को मिलने के 2 शर्त हैं। एक, सामान्य रूप से कार्यालय प्रमुख के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा, और एक, विशेष परिस्थितियों में विशेष कारण से स्वीकृत किया जाएगा। क्लियर है। सामान्य भविष्य निधि, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि 1955 के नियम 15 में अस्थायी अग्रिम का उल्लेख किया गया है। क्लियर है। अस्थायी अग्रिम से राशि कितनी आहरित की जा सकती है? तो सामान्यतः वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत प्राप्त ग्रेड पे के 10 गुना तक अधिकतम सीमा तथा जितना जमा हो उससे आधा आहरित की जा सकती है। ठीक है। इनका शर्त क्या क्या रहेगा? शर्त रहेगा कि प्रार्थी किसी बीमारी के लिए, जहां भी मैं बोलूं प्रार्थी, वहां प्रार्थी प्लस परिवार दोनों रहेगा। प्रार्थी प्लस परिवार उनके लंबी बीमारी के खर्चे के लिए किया जा सकता है। जीवित बच्चे या पत्नी के प्रसूति के समय में किया जा सकता है। यात्रा व्यय स्वयं या परिवार के लिए, शिक्षा स्वयं या परिवार के लिए, अनिवार्य खर्चों जैसे रीति रिवाज तथा धार्मिक अनुष्ठान में स्वयं या परिवार के लिए कर सकता है। फौजदारी मामलों में अभिदाता के बचाव के लिए, शासकीय धन की हानि की पूर्ति करने के लिए। ठीक है। विधि न्यायालय में निजी व्यक्ति अभिदाता के विरुद्ध उसके कार्यालयीन कर्तव्य के निर्वाह में कार्यवाही प्रारंभ की गई हो उसके बचाव की पूर्ति हेतु। ठीक है ना। निवास के प्रयोजनार्थ भूखंड, फ्लैट, मकान मूल्य की पूर्ति हेतु, इसी प्रयोजन हेतु आवंटित कराने हेतु अग्रिम के रूप में लिया जा सकता है। सामान्यतः इस अग्रिम में एक और रूल है कि जब भी ये अग्रिम दिया जाएगा उसके वापसी हो जाने के बाद 12 महीने तक या 1 साल तक दोबारा ये अग्रिम इशू नहीं किया जाएगा। जब भी इशू किया जाएगा 1 साल के बाद किया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष कारणों में, जैसे केवल शादियां तथा गंभीर बीमारी जैसे उद्देश्य ही विशेष कारण माने जाएंगे, उसमें इसे दोबारा भी इशू किया जा सकता है। और ये अस्थायी अग्रिम को इशू करने का संपूर्ण अधिकार कार्यालय प्रमुख को होगा। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो विशेष कारण रहेंगे उनमें इसे स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्ष को होगा, एचओडी कार्यालय को होगा। क्लियर है। सामान्य भविष्य निधि जो अग्रिम रहेगा, इनको अधिकतम 24 किस्तों में वापस करना ही होगा। लिखित रूल है कि जो भी आहरण किया जाएगा उसे अधिकतम 24 किस्तों में वापस अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है। 24 किस्तों में वह राशि अवश्य वापस कर दिया जाना चाहिए। ये तो हुआ अस्थायी अग्रिम की। अस्थायी अग्रिम की हमेशा वसूली होगी। क्लियर है। अस्थायी अग्रिम की राशि आप दोबारा सीजीपीएफ में जमा करेंगे। ठीक है। सिर्फ इसमें फ़ायदा ये होगा कि इस अस्थायी अग्रिम में आपको किसी भी प्रकार से अलग से ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। फाइनली उस ब्याज का हानि हुआ है क्योंकि आपने उस समय पैसा निकाला था, बाद में डाला है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट आपसे कोई ब्याज नहीं लेगी। दूसरा होता है आंशिक अंतिम विकर्षण या पार्ट फाइनल। क्लियर है। पार्ट फाइनल के लिए अलग अलग शर्तें हैं। इसमें से आहरित की गई राशि को दोबारा शासन के पक्ष में जमा करने की आवश्यकता नहीं होता है। नाम से ही क्लियर है। आंशिक अंतिम विकर्षण, अंतिम रूप से आपने उसे निकाल लिया हो। क्लियर है। इसकी शर्त है कि 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अथवा अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति होने से पहले 10 वर्ष के अंदर, जिसमें जो भी पहले हो उसमें इसे आहरित किया जा सकता है। क्लियर है। जहां आवश्यक आहरित किया जा सकता है, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित अभिदाता के किसी बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु आहरित कर सकते हैं। 10 वर्ष का सेवा उच्च शिक्षा हेतु आश्रित कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा हेतु, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, पुत्र या पुत्री की सगाई या विवाह के लिए आहरित कर सकते हैं। परिवार या स्वयं की किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, अभिदाता की हज यात्रा आदि के लिए कर सकते हैं। दूसरा शर्त है कि अगर 10 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया हो तथा अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष के अंदर इसमें से जो भी पहले हो तो भी भूखंड मूल्य सहित मकान खरीदने हेतु मरम्मत करने आदि के लिए ले सकते हैं।
स्वयं के निवास हेतु मकान बनाने, भूखंड के लिए या फ्लैट खरीदने के लिए, अभिदाता द्वारा मकान या पूर्व में क्रय अर्जन किए गए फ्लैट का पुनर्निर्माण कराने हेतु, क्लियर है, पैतृक संपत्ति के निर्माण कराने हेतु, मतलब भवन तथा फ्लैट भवन निर्माण, उनकी मरम्मत आदि जितने भी होंगे उसके संबंध में ले सकते हैं, तथा अभिदाता की सेवानिवृत्ति के दिनांक से 6 माह के अंदर खेती की जमीन या व्यापारिक स्थान या दोनों का अर्जन करने हेतु उसकी स्वीकृति हेतु कलेक्टर विभागाध्यक्ष सक्षम होंगे। इस रूप में भी पार्ट फाइनल निकाला जा सकता है। पार्ट फाइनल की शर्तें हो गई। अब पार्ट फाइनल के बाद हम लोग देखते हैं आंशिक, जो पार्ट फाइनल था ये नियम 16 के अंतर्गत था। अब अगला है अंतिम प्रत्याहरण। अंतिम प्रत्याहरण या फाइनल पेमेंट, अंतिम प्रत्याहरण या फाइनल पेमेंट कब दी जाएगी? सेवा से त्यागपत्र देने पर, नियम 29 में उल्लेखित है। अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति होने पर, चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति होने पर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति ले लिए जाने पर, इन किसी भी कारणों पे नियम 30, नियम 31 सेवा करते हुए मृत्यु हो जाने आदि पर भी उन्हें अंतिम फाइनल पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। क्लियर है? फाइनल पेमेंट के भुगतान का प्राधिकार पत्र भी कहाँ से जारी होगा? तो जेडी कार्यालय से, महालेखाकार के कार्यालय से। आइए एक प्रश्न देखते हैं। आपके व्यवहारिक पेपर में अक्सर ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में बनाने के लिए, जो 20 मार्क्स का होगा। जैसे कि एक प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विवरण के आधार पर श्री एक्स की सामान्य भविष्य निधि का दिनांक 31 मार्च 2007 को शेष निकालिए। क्लियर है? 31 मार्च 2007 को शेष निकालना है। गिवन क्या है? दिया है कि 31 मार्च 2006 को अंतिम शेष 2,75,495 रुपये है। सामान्य भविष्य निधि में मासिक अंशदान 3500 रुपये प्रति माह करते हैं। दिनांक 29 अक्टूबर 2006 को पुत्री की शादी हेतु आंशिक अंतिम आहरण 1 लाख रुपए का उन्होंने किया है, तथा फरवरी 2006 में सामान्य भविष्य निधि अग्रिम 8,000 की वसूली एवं जो 8,000 की वसूली है वो 500 रुपये प्रति माह के दर से की जा रही है। कब से? फरवरी 2006 से। क्लियर है? फरवरी 2006 से 500 रुपये प्रति मंथ के दर से 8,000 की वसूली की जा रही है। मतलब आप डिवाइड करेंगे तो 16 किस्त पता चलेगा, तथा ब्याज दर 8% है। सामान्यतः आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो इसी प्रकार से आता है, जिसमें कि एक सालाना ब्याज दर दिया होता है और साधारणतः बनाना होता है। इसी प्रश्न को हम लोग तीनों रूप से बनाएंगे। पहला प्रकार ये रहेगा कि जब सालाना ब्याज दर दिया हुआ हो 8%। दूसरा, इसी प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि जब दर तो 8% ही हो, लेकिन ये अलग अलग सेगमेंट में जारी हुआ है। जैसे पहले अप्रैल में 8% जारी हुआ, फिर जुलाई में रिवाइज होकर वही 8% जारी हुआ, फिर अक्टूबर में रिवाइज होकर वही 8% जारी हुआ और जनवरी में 8% जारी हुआ। मतलब 3-3 महीने में जारी हुआ। मतलब आपको इसको 3-3 महीने में सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरा प्रकार देखेंगे कि जब अप्रैल में 8.1% जारी था, जुलाई में 8.3% था, अक्टूबर में 8.5% था और जनवरी में 8.9% था। इस प्रकार से अलग अलग ब्याज दर थे। इसी एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पूरा समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में प्रारंभिक शेष जैसा दिया हुआ था, तो प्रारंभिक शेष जो कि मार्च 2006 का दिया हुआ था, मार्च 2006 का अंतिम शेष दिया हुआ था 31 मार्च 2006 को 2,75,495। तो यही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रारंभिक शेष हो जाएगा। तो आपको प्रश्न में ऊपर में ही लिखना है कि प्रारंभिक शेष अप्रैल 2006 के लिए क्या हो जाएगा? 2,75,495 जैसा दिया हुआ है। ठीक है ना? जब दर सालाना हो तब दिया हुआ है कि मासिक अंशदान कितना दे रहा है? 3500 रुपये, और उसने कुछ अग्रिम लिया हुआ था जिसका 500 रुपये का किस्त भी वसूली दे रहा है। क्लियर है? आहरण एक ही बार लिया है अक्टूबर में 1 लाख रुपए। तो इस प्रश्न को बनाते हैं। अप्रैल 2006 में 3500 रुपये अंशदान, वसूली या वापसी के 500 रुपये, अस्थायी अग्रिम की जो वापसी चल रही है 4,000 रुपये टोटल हो गया। आहरण अप्रैल में कुछ भी नहीं हुआ, तो इसे प्रारंभिक शेष के साथ जोड़ते हुए प्रगामी योग निकालेंगे। तो 2,75,495 में 4,000 जोड़ने पर 2,79,495 हो जाएगा। इसी प्रकार से मई में भी 4,000 योग जुड़ जाएगा, जून में भी 4,000। क्लियर है? जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में भी 3500 रुपये मासिक अंशदान, 500 रुपये वापसी वसूली और जमा, टोटल जमा 4,000 रुपये, और ये हो जाएगा 2,99,495। ठीक है ना? अब अक्टूबर माह का देखते हैं। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं। अक्टूबर माह का देखिए, 3500 रुपये अंशदान, 500 रुपये वापसी,
टोटल 4,000 रुपये उसने जमा किए। तो 2,99,495 में पहले 4,04,000 को जोड़िए तो ये क्या आ जाएगा, 3,03,495। अब उसमें से 1,00,000 रुपये उसने आहरण कर लिया है अक्टूबर में ही, तो यहाँ हो गया है 2,03,495। यहाँ पे अक्सर लोग आहरण को तो घटा देते हैं लेकिन जमा वाले को जोड़ना भूल जाते हैं और ये गलती हो जाती है, या जमा वाले को जोड़ देते हैं, आहरण वाले को घटाना भूल जाते हैं। तो जितने भी प्रकार का पार्ट फाइनल का आहरण हुआ है तो उसे, अग्रिम का आहरण हुआ है तो उसे यहाँ पे घटाएंगे प्रगामी योग वाले टेबल से, ठीक है ना। अब आते हैं नवंबर में। नवंबर में भी 3,500 रुपये अंशदान, वापसी 500 रुपये, टोटल 4,000 रुपये जमा और 2,07,495। इस रूप से मार्च 2007 तक इसे पूरा कीजिए, जहाँ 3,500 रुपये अंशदान है, 500 रुपये वापसी है, 4,000 रुपये जमा और टोटल 2,23,495 रुपये। क्लियर है। सभी मंथ का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे वर्ष का प्रगामी योग आपको मिला। अब इस प्रगामी योग का योग निकालिए, तब आप पाएंगे 30,17,940 रुपये। इस पूरे साल भर का प्रगामी योग आया। क्लियर है। जिसमें से आहरण उसने 1,00,000 रुपये किया है और जमा टोटल उसने किया है 48,000 रुपये। अब जितना भी जमा हुआ है उसके प्रगामी योग का ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज हो जाएगा प्रगामी योग गुने दर गुने 1/12/100। तो ये है 30,17,940 गुने 8 गुने 1/100 गुने 12। तो ये आ रहा है 20,119.6 आसपास आएगा, जिससे राउंड फिगर में आप लीजिए कि 20,120 रुपये आया। ये ब्याज आया जो जमा हो रहा था हर महीने, उसके प्रगामी योग पर ब्याज कितना आ रहा है, 20,120 रुपये। अब अंतिम शेष निकालते हैं। मार्च 2007 या 31 मार्च 2007 का अंतिम शेष निकालते हैं। तो इस वर्ष का प्रारंभिक शेष, मतलब वर्ष 2006-07 का प्रारंभिक शेष, मतलब अप्रैल 2006 को जो प्रारंभिक शेष था वो प्रारंभिक शेष प्लस प्रगामी योग पर ब्याज प्लस जमा माइनस आहरण। तो प्रारंभिक शेष कितना हो गया, 2,75,495 रुपये, जो कि पिछले साल का अंतिम शेष था, प्लस ब्याज 20,120 रुपये प्लस जमा 48,000 रुपये माइनस आहरण 1,00,000 रुपये। कुल रुपए जो कि अंतिम शेष हुए इस फाइनेंशियल ईयर 2006-2007 का अंतिम शेष कितना हुआ, 2,43,615 रुपये। ये 2,43,615 कितने की स्थिति में है, 31 मार्च 2007 की स्थिति में। अगर आप इसे कॉपी में या जीपीएफ के पासबुक में बनाना चाहेंगे तो यही 31 मार्च 2007 का जो अंतिम शेष है यही 1 अप्रैल 2007 का प्रारंभिक शेष हो जाएगा और सेम अगले साल का इसी प्रकार से गणना होगा। अब बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि अगर ये दर एक सालाना नहीं दे करके अलग अलग मंथ का दिया हुआ होता तो क्या होता। तो सबसे पहले हम लोग इस 8% को ही अलग अलग मंथ वाइज सॉल्व करके आपको ये वेरीफाई कराना चाहेंगे कि अलग अलग मंथ में भी जब सॉल्व करते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब अगर ये दर अप्रैल से जून 8% जारी हुआ है, जुलाई से सितंबर 8%, अक्टूबर से सितंबर 8% और जनवरी से मार्च, ये जो भी दर है जो जारी होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये दर हमेशा वार्षिक होता है। अप्रैल से जून 8% वार्षिक ब्याज दर दे होगी, जुलाई से सितंबर 8% वार्षिक ब्याज दर दे होगी। जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं या जो भी मैथ्स के जानकार हैं वो इसे त्रैमासिक ब्याज ना समझें, ये वार्षिक ब्याज है। तब आप क्या करेंगे, हर 3 महीने का प्रगामी योग निकाल लेंगे। मतलब 3 महीने का प्रगामी योग मतलब अप्रैल मई जून का प्रगामी योग कितना आया, तो अप्रैल मई जून का 2,79,495, 2,83,495, 2,87,495, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8,50,485 आया। इसका 8% से ब्याज निकाल देंगे तो आया 5,669 रुपये। चूँकि दशमलव को भी इसलिए हम लोग काउंट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे दशमलव का वृद्धि कर देंगे तो 1-2 रुपये आगे घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इस दशमलव वाले अंक को भी यहाँ रखिए। फाइनल जब हम लोग एक साथ जब हम लोग ब्याज निकालेंगे तो वहाँ पे इस दशमलव को राउंड ऑफ कर लेंगे। इसी प्रकार से जुलाई से सितंबर में, जुलाई का राशि कितना है, 2,91,495, 2,95,495। अगस्त का और सितंबर का 2,99,495, इन तीनों को जोड़िए और इनका ब्याज निकाल लीजिए। वैसे अक्टूबर में
2,03,495, 2,07,495, 2,11,495, इन तीनों को जोड़ करके, और जनवरी से मार्च का भी। जब इन चारों का एकजाई ब्याज निकालेंगे तो आ जाएगा 20,119.6, जो कि फाइनली कितना है 20,120 रुपये। अंतिम शेष पुराने जैसे ही। प्रारंभिक शेष कितना था, तो 2,75,495 प्लस ब्याज कितना 20,120 प्लस जमा कितना 48,000 रुपये माइनस आहरण 1,00,000 रुपये 2,43,615, वही राशि प्राप्त हो गया। अक्सर कभी कभी गवर्नमेंट किसी वर्ष 2 या 3 ब्याज दर जारी कर देती है। जैसे अप्रैल से जून सपोज 8.1% था, जुलाई से सितंबर 8.3% था, अक्टूबर से दिसंबर 8.5% था और जनवरी से मार्च 8.9% था। तो हम लोग इसी सेम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें जनवरी से अप्रैल से जून के लिए निकालना है। तो अप्रैल से जून के लिए ब्याज निकाल सकते हैं। अप्रैल से जून के लिए प्रगामी योग का योग पता है हमें, उनसे ब्याज निकालिए। वैसी प्रगामी योग कितना आया 8,50,485 तीन माह का, 2,79,495, 2,83,495, 2,87,495, इनको जोड़े तो 8,50,485 आया। 8,50,485 का फिर से वैसी ब्याज निकालिए तो 5,740 रुपये आया, 5,740.7। उसी प्रकार जुलाई से सितंबर मीन्स 2,91,495, 2,95,495, 2,99,495, इनको जोड़िए तो 8,86,485 आया। इनका ब्याज निकालिए तो इनका आया 6,131.5 रुपये। अक्टूबर से सितंबर 2,03,495, 2,07,495, 2,11,495, इनको सॉल्व कीजिए तो 6,22,485 आया और इससे ब्याज आया 4,409.26 रुपये। उसी प्रकार जनवरी से मार्च के लिए 2,15,495, 2,19,495, 2,23,495, इनको सॉल्व कीजिए तो 6,58,485 आया और इससे 4,883.7 रुपये आया। इन सबको एकजाई जोड़ लेंगे तो 21,165 रुपये इनका ब्याज आया। अगर इसी प्रश्न में 3 अलग अलग ब्याज होते तो इतना ब्याज आता। और इस प्रकार से प्रारंभिक शेष प्लस ब्याज प्लस जमा माइनस आहरण के आधार पे 2,44,660 रुपये इसका आंसर होता अगर इसमें अलग अलग ब्याज होता। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप जान पाएंगे कि बहुत ईजी है और एग्ज़ाम में अवश्य आते हैं।